आतंक पर इंसाफ की पहचान ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई बुधवार की वो तारीख जिसे शायद ही पाकिस्तान कभी भुला पाए। आतंकियों के गढ़ में बैठकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ न सिर्फ साजिश रचता रहा बल्कि उसे अंजाम देने की हिमाकत भी की और उसका जवाब भारत ने दे दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। हमारी सेना ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो कौन से 9 ठिकाने हैं जहां भारत ने कार्रवाई की है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें कि भारत की तरफ से आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हुई है बिना किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए। तो कौन से ठिकाने, पहले वो देख लीजिए। भावलपुर कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर और यहां पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त किया है। मुरीद के ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लश्कर तैयबा का शिविर है और 26/11 की साजिश यहीं से रची गई थी। गुलपुर ये आतंकी ठिकाना पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है और पिछले साल जो तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था, प्लानिंग यहीं पे हुई थी। लश्कर का कैंप है सबाई। ये आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। गांदरबल गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले की प्लानिंग यहां पर रची गई थी। बलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का ये लॉन्च पैड है और ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर का शिविर है। 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला यह ठिकाना है। बनाला कैंप यह आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र है। और आखिर में महमूना कैंप जो कि सियालकोट के पास, ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो ये आतंकी ठिकाने हैं जहां पर भारत ने हमला किया है और पुख्ता जानकारी के बाद ही ये हमला किया गया। और ये पाकिस्तान की जमीन है जहां पर आतंकी बैठे हैं, उसी की शह पर काम कर रहे हैं, उसी की शह पर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। अब एक बात और जो साफ हो चुकी है वो ये कि पाकिस्तान कहीं से भी अब ये क्लेम नहीं कर सकता है कि किसी आम नागरिक को निशाना बनाया गया, क्योंकि बुधवार 7 मई भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उसमें केवल टारगेटेड थे आतंकी और उनके कैंप। बीती रात 1:28 पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल एडीजीपीआई ने ट्वीट किया, प्रहार सन्निहित जय प्रशिक्षित, यानी कि प्रहार के लिए तत्पर, विजय के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद ऑपरेशन की शुरुआत हुई। 23 मिनट का यह ऑपरेशन था और जिसमें इसको अंजाम दिया गया। यह भी बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी टाइमलाइन क्या रही। ट्वीट हुआ, ट्वीट के तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है। 1:28 से 1:51 के बीच पाकिस्तान के कई हिस्सों में जोरदार धमाके होते हैं। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, भावलपुर, मुरीद के सियालकोट, कोटली, बाग, गुलपुर, बिम्बेर और शकरगढ़ में स्ट्राइक की गई। और इसके बाद भारतीय सेना ने एक्स पर 1:51 पर एक पोस्ट लिखा हमले की पुष्टि करते हुए। पोस्ट में लिखा गया, इंसाफ हो चुका है, जय हिंद। इसके बाद भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों से बात की और उन्होंने उच्चाधिकारियों को बताया कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और स्ट्राइक में सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया। वहीं एनएसए डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से भी बातचीत की, उन्हें स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी गई। तो ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का एक साझा ऑपरेशन था। खुफिया एजेंसी रॉ ने आतंकी कैंपों की जानकारी ली। भारत ने सिर्फ आतंकी कैंपों को तबाह किया है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के पीछे और इसकी रणनीति के पीछे वो कौन कौन से चेहरे थे वो भी आपको बताते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही एक्शन में था भारत और लग रहा था कि कोई ना कोई जवाब जरूर भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाएगा। मीटिंग पर मीटिंग लगातार हो रही थी और आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये जवाब पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन वो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी थे, एनएसए अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह थे, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। लगातार 22 अप्रैल जब पहलगाम में टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था, आपको याद होगा कि उसी दिन गृह मंत्री वहां पर पहुंच गए थे, समीक्षा बैठक ली थी और 23 अप्रैल गृह मंत्री ने अटैक साइट पर विजिट भी किया था। और प्रधानमंत्री उस दौरान, अगर आपको याद हो, तो सऊदी अरब की यात्रा पर थे, लेकिन वहां से तुरंत वो लौट आए थे, दिल्ली
एयरपोर्ट पर आते ही उन्होंने मीटिंग ली थी और 23 अप्रैल को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया था और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता भी की थी और पाकिस्तान के खिलाफ क्या फैसला लिया जाए उसको लेकर चर्चा की थी। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई। उसके बाद 27 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर सीडीएस के साथ भी बैठक की थी और फिर उसके बाद 28 अप्रैल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आगे के एक्शन को लेकर ब्रीफिंग भी ली थी। 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री एनएसए डोभाल के साथ हाई लेवल बैठक हुई थी और फिर इसी के साथ साथ बैठकों का दौर चला और आखिर में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। तीनों सेना अध्यक्षों के साथ भी लगातार मुलाकातें हो रही थी। तो तारीख 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला, 26 आम नागरिकों की हत्या और इसीलिए भारतीय सेना ने न्याय के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि ये पहलगाम का बदला है। भारत ने उन मिटाए गए सिंदूरों का बदला ले लिया। मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। सिंदूर अब भारतीय विवाहित महिलाओं के माथे की चमक भर नहीं रह गया है। अब वो न्याय, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और बदले का भी प्रतीक बन गया है। मैसेज साफ है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है। महिला के सिंदूर को आतंकियों ने निशाना बनाया, ठीक उसी भाषा में भारत ने पाकिस्तान को जवाब दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिए जाने के पीछे पीड़ित परिवार भी काफी भावुक हो गए। हमने उनसे बातचीत भी की, जरा आपको सुनाते क्या कहा। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। तो ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसका सनातनी महत्व भी हम आपको बता देते हैं। भारतीय संस्कृति में सिंदूर के महत्व को पराक्रम का प्रतीक भी माना जाता है। पंडित शैलेंद्र पांडे बता रहे हैं इसका महत्व क्या है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का अर्थ होता है सौभाग्य और सिंदूर का अर्थ पराक्रम और साहस भी है। इसीलिए आप देखिए साहस के जो देवता हैं, पराक्रम के जो देवता हैं हनुमान जी, उनको सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो हर शुभ कार्य में सिंदूर का प्रयोग भारतीय परंपरा में, भारतीय पूजा उपासना में होता है और महिलाएं सिंदूर का प्रयोग करती हैं अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण पूजा है, और अगर जीवन में शक्ति चाहिए, अगर जीवन में ताकत चाहिए, तो सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भी तिलमिला गया है। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बड़े बोल बोल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां भारत की कार्रवाई को कायराना बता रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अब पूरी ताकत से जवाब देगा। हालांकि हमले के बाद पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, इमरजेंसी वहां पर लगा दी गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई और एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि अब जवाबी एक्शन की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान। अपनी साख बचाने के लिए बॉर्डर और एलओसी पर वो सीजफायर उल्लंघन कर सकता है, युद्ध शुरू करने के बारे में भी सोच सकता है पाकिस्तान, और भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है और पाकिस्तान यूएन सुरक्षा परिषद में भी जा सकता है। बहरहाल पाकिस्तान अगर लड़ाई की ओर जाना चाहेगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी सेनाएं उसके लिए भी तैयार हैं। भारत ने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमारे पास ऐसा बहुत बड़ा प्लान भी है, एक्शन प्लान भी है, जिसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि भारत तैयार है। किस टारगेट पर आगे
कौन सा टारगेट होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जी हैं, सीनियर रिसर्च फेलो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, और मेरे साथ इस वक्त सुमित्रा जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे भी हम प्रेडिक्शन जानेंगे कि आगे हालात कैसे रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ग्रुप कैप्टन पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने वहां पर आतंकियों के अड्डों को टारगेट किया, इसके बाद पहली प्रतिक्रिया के तौर पर पाकिस्तान क्या कर सकता है? जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। जहाँ तक बात है कि हमने जिस प्रकार से उन पर लक्ष्य भेद किया है वो अब काबिल तारीफ़ है। वो हमारे युद्ध कौशल के बारे में, जो हमारी सेनाएं हैं उनके बीच में सामंजस्य और युद्ध कौशल की एक ऊंचाइयों को बताता है। अब बात है कि प्रत्युत्तर का। हमने देखा था कि बालाकोट में भी जो हमने टारगेट किया था वो टेररिस्ट कैंप्स पे किया था, टेररिस्ट साइट्स पे किया था, लॉन्च पैड्स पर और उनके ट्रेनिंग कैंप्स पर। लेकिन उसका प्रत्युत्तर आया, और क्योंकि भारत में कोई आतंकवादी केंद्र है ही नहीं, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ पर हम आतंकवादियों को कोई प्रशिक्षण दे रहे हो, तो ऐसे हालत में उनके पास केवल मिलिट्री टारगेट्स बचते हैं। और उन्होंने बालाकोट में इसका उदाहरण पेश किया। यही माना जा रहा है कि इस बार भी जो उनके जो 9 हमने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, साइट्स हैं, फैसिलिटी सेंटर्स हैं, उनको निशाना बनाया है और उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। जिस प्रकार से तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही है कि हमारा जो अटैक था वो प्रिसाइज था, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, और हमें जो चाहिए था, जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, वो पूरे अचीव हुए। तो अब प्रत्युत्तर में उनकी सेनाएं हमारे पर आक्रमण कर सकती हैं, लेकिन कब और कैसे, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस समय हमारे जहाज, भारतीय वायुसेना पूरा तैयार है, और एक परंपरा रही है जब भी हम ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो उसके पहले ही अपनी सुरक्षा के बारे में सोच लेते हैं, क्योंकि कभी भी अटैक हो सकता है। तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम उठाए गए। पहली बात कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरा एक्टिवेटेड है। एयर डिफेंस सिस्टम हम जो बोलते हैं तो एक अप्रोच है डिफेंस इन डेप्थ, यानी कि गहराई तक सुरक्षा की प्रणाली। उसमें उसका मतलब ये है कि हम कोई भी दुश्मन भारतीय वायु क्षेत्र में आता है तो उसको पहले एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट जो इंटरसेप्टर्स होते हैं उनका स्वागत करते हैं, और उनसे बच के कुछ आगे आता है तो उसके बाद हमारे मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल्स उनका सामना करती हैं। जैसे S-400 है, उसकी रेंज 400 है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है और लेयर्स हैं, और आखिर में मैनपैड्स यानी कि इग्ला का आपने नाम सुना होगा, 2 दिन पहले बात भी हो रही थी, 6 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। तो उसके बाद जो है गन्स होती हैं। तो ये 5-6 लेयर जो है डिफेंस की, ये सुरक्षा प्रदान करती हैं हमारे सेंटर्स को। इसके ये तो हमारी सारे के सारे ये लेयर्स एक्टिवेटेड हैं, और जब आक्रमण हो रहा था तब भी एक्टिवेटेड थी, और वो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लाई गई। दूसरा बात कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो कि बहावलपुर क्षेत्र है, जहां पर हमने वो कर दिखाया है जो कि कोई सोच नहीं सकता था। पाकिस्तान ये मानता था कि भारत जो है जो भी अटैक करेगा पीओके में जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उन पर ही करेगा, लेकिन हमने पंजाब क्षेत्र में जो बहावलपुर है, जिसमें वो चुनौती कहते थे कि अगर दम है तो करके दिखाओ, वो हमने करके दिखाया। तो हमने बताया कि हम किस प्रकार से संकल्प हमने एक बार ले लिया, उसको हम कैसे लक्ष्यों को प्राप्त। ये बहुत बड़ा जवाब है। लेकिन एक और चीज बताइए, देखिए भारत का जो हमला था पूरी तरह टारगेटेड था, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस फेल हुआ है, क्योंकि पीओके में तो उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा था, वो तो पूरी तरह से फेल हुआ है। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि एक उसमें भी उसके पीछे भी डिसेप्शन है। डिसेप्शन ये है कि हमने बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि हम सिविल डिफेंस एक्टिवेट मॉक ड्रिल कर रहे हैं। जब सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होती है तो इसका पीछे उद्देश्य होता है कि हम अनुमान कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि दुश्मन हम पर हवाई हमला करने वाला है। जब हमने ये प्रयास जारी किए तो ये संदेश गया पाकिस्तान को कि भारत तो अभी अटैक करेगा नहीं, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी के हमले की प्रतीक्षा कर रहा है। तो वो थोड़ा सा उनके बीच में एक कहा जाता है कि वो लेथार्जी और कैजुअल अप्रोच आई कि अब शायद अटैक नहीं होगा, तो वो ढिलाई बरती। ये डिसेप्शन टेक्निक थी। दूसरा, हमने जो है बहुत पहले से ये शुरू किया था, और ये मान रहे थे पाकिस्तानी की पहले उरी में थल सेना ने करतब दिखाए थे, बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने करे थे। इस बार जो है भारतीय नौसेना जो है तो नेवल रूट से जो है अटैक आएगा। तो ये, और हम मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको जो है एक्टिवेट किया गया था, तो वो पूरा मान रहे थे। और नेवल उन्होंने एक्सरसाइज की, माना पिछले एक हफ्ते में जिस प्रकार से एक्टिवेशन हुआ, कराची के आसपास जो भी मसरूर उनका क्षेत्र है, उन सबको जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया, और उनका एम यही था कि हम नेवल अटैक का कोई होता है सामना करें। तो ये भी एक डिसेप्शन का तरीका था कि हमने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर किया, ताकि उनको लगे कि हाँ अटैक उधर से आएगा। लेकिन अटैक किस प्रकार से किया गया, बिना पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में एंटर किए हुए हमने अपने ही भारत भूमि में रहते हुए, अपने वायु क्षेत्र में रहते हुए उनके टारगेट्स को निशाना बनाया। अब एक सवाल और आपसे, फिर सुमित्रा जी आपके पास आती है, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों नाम दिया गया?
देखिए, आपने बहुत जो कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत अच्छी तरह से बताया कि सिंदूर से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है और ये पराक्रम का, विजय का प्रतीक है। और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात थी कि पहलगांव में कई बहनों के सिंदूर उजड़ गए थे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया है कि बहनों, आप परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं। जितना दुख आपको पहुंचा है हमें पहुंचा। और इसी वो कहते हैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान को शायद पता नहीं थी, उसका खामियाजा वो अब भुगतेंगे। ये पहला कदम है, हो सकता है कि अभी आगे भी कई क्रम चले। चलिए, चर्चा अब आपसे भी करेंगे आगे। हमारे साथ इस वक्त 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त सुमित्रा जी भी मौजूद हैं और मेरे साथ स्टूडियो में राज मिश्रा जी मौजूद है। लेकिन सुमित्रा जी, आपके पास आते हुए यहीं से शुरुआत करेंगे। सिंदूर अब केवल एक सुहाग का प्रतीक नहीं रह गया, ये एक इंसाफ का प्रतीक भी बन गया है। जी बिल्कुल। सबसे पहले पांडे जी और जितने सारे लोग हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमने ये कर दिखाया, जिसे हमने पहले सोचा था कि बहुत मुश्किल है, पर हमने इसे कर लिया। अगर बात करती हूँ नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका से ही अगर शुरू करती हूँ, तो उनकी अकेले की पत्रिका और ट्रांजिट आज के डेट में हमें बहुत सारी सफलताओं को दिलाने के लिए काफ़ी शक्तिशाली है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो काफ़ी दूरदर्शी भी हैं। उनकी जो भी नीतियां हैं, या राजनीतिक विश्व गुरु उनको सब मानते हैं, क्योंकि वो राइट टाइम पे अगर फास्ट एक्शन होगा तो यही पूरा की होगा पाकिस्तान से हमारे युद्ध का, कि अगर हम राइट टाइम पे क्विक एक्शन करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर उनकी बात करें तो उनकी मंगल की महादशा चल रही है, जो कि स्वराशि में है, बहुत ही बलवान है और एक्शन ओरिएंटेड काम वो करेंगे। इसके चलते क्या होगा, शत्रु नाश जरूर होगा और बोल्ड मिलिट्री डिसीजंस वो लेंगे। जैसे कि और अगर बोलते हैं उनकी अंतरदशा अगर देखते हैं तो बुध की अंतरदशा चल रही है। बुध नीति और राजनीति का ही ग्रह है और बुध उच्च राशि में होने के कारण उनकी नीति और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे खास बात है कि पाकिस्तान के साथ तनाव के बावजूद आप देखिएगा आगे चलकर स्ट्रैटेजिकली और शब्दों के माध्यम से ही हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मई से अक्टूबर की बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो प्रत्यंतर दशा है, वो भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी वो ये कि राष्ट्र के हित के लिए कोई भी ऐसा कदम वो नहीं चूकेंगे जिससे कि हमारी कोई एरर हो। तो वो बिल्कुल कोशिश ये रखेंगे कि हमारी जो भी राष्ट्र के हित में जो भी कदम है वो तुरंत एक्शन करेंगे। तो अगर आउटकम बोलती हूँ मोदी जी की पत्रिका से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और होंगे, काउंटर रिस्पॉन्स वो करेंगे, भारत की इंटरनेशनल इमेज भी मजबूत होगी और लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो 2026 के बाद में ये देखा जाएगा कि काफ़ी हद तक शांति, हमारे पास लॉन्ग टर्म शांति आएगी। बिल्कुल। लौटती हूँ सुमित्रा जी, और आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ये कि और ज़्यादा स्ट्राइक्स हो सकती हैं और भारत दिखाएगा कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, खड़ा है और सरकार जवाब भी दे रही है। हमारी सेना लगातार तत्पर है, जवाब दे रही है। राज मिश्रा जी, कल 7 तारीख का जिक्र हम कर रहे थे, यही बैठे थे, समय भी यही था, बिल्कुल इसी पर चर्चा हो रही थी। आपने कहा था कि 7, 8 और 9 ये 3 तारीखें ऐसी हैं जब भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। 7 तारीख रात 1:30 बजे, या हम कहें कि 6 तारीख रात 1:30 बजे, 7 तारीख की अर्ली मॉर्निंग रात 1:30 बजे, ऑपरेशन सिंदूर। और ये बड़ा एक कल इसीलिए ज्योतिष को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है कि ज्योतिष में बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हैं। कल मैं 2-3 चीजों का वर्णन कर रहा था नवजोत जी, शायद मैंने कल 65, 71, 99 सबका वर्णन किया था और सब में एक चीज आपको याद होगा कि मैंने मेंशन किया था कि जब भी कुछ ऐसा हुआ है तो मंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मंगल ने मकर राशि को कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया है उस टाइम पर। और आप सोचिए जब रात को कल ये अटैक किया, आज रात को जब ये अटैक किया गया है, जब उनको एक बहुत बढ़िया वाला जवाब दिया है और भारत ने उनको बाकायदा दिखाया है कि भाई हमारी नीति हम किसी को छेड़ते नहीं है, हमारी बड़ी स्पष्ट नीति है कि हम किसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर मंच से बात कहते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं और अगर हमें कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं। हम तुम्हें, आपने कहा ना कि सिंदूर अभी तक सुहाग का ही प्रतीक था, ठीक है, लेकिन अब सिंदूर वाक्य में पाकिस्तान के डर का प्रतीक माना जाएगा और ये वास्तविकता में होना भी चाहिए था। हम उस राम को मानने वाले हैं, हम उस सनातन को मानने वाले हैं जहां पर भगवान राम ने कहा था कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति, दुष्टों के साथ बहुत ज्यादा
विनम्र होना या बहुत ज्यादा नम्र होना, वो कहीं ना कहीं उसको आपकी कमजोरी समझना शुरू कर देते हैं। हाँ। और शायद पाकिस्तान ने भारत की कमजोरी समझना शुरू कर दिया था कि भारत कुछ नहीं करेगा, जबकि उसको यह नहीं पता था कि ये वो वाला भारत नहीं है भाई जो सह लेगा, ये वाला भारत नहीं कि इधर गाल पे थप्पड़ मारोगे तो उधर वाला गाल आगे करेगा, ये वाला भारत है इधर वाले गाल पे थप्पड़ मारने का प्रयास करो, चार कान के नीचे मार करके और बिठा देगा। क्लियरली है। तो जो परिस्थिति पाकिस्तान ने किया था, जो कायरा ना हरकत, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी है। आप सोचिए, आप निहत्थों पर वार करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हम मानवता के दुश्मन नहीं हैं। हाँ। हम मानवता के दुश्मनों को उनको धूल में मिलाना जानते हैं। हाँ। हम मानवता के दुश्मनों के दुश्मन हैं। बिल्कुल। तो कल हाँ, मैं इसी पे आती हूँ Yes, आपके पास एक बार पांडे जी देखिए, यहाँ पर सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, ये मैसेज भारत ने क्लियरली दिया है। आपकी आवाम, आपका आमजन, आपके बाकी लोग हमारे टारगेट पर नहीं है, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, उनको हम ध्वस्त कर रहे हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश रची और जिनको आप पाल रहे हैं, और आप एक्शन नहीं ले पाए तो भारत ने लिया है। ये एक इंटरनेशनल इमेज क्या जाती है भारत की? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने बहुत खुल के कहा, और उनके जो पूर्व एनएसए थे मिस्टर बोल्टन, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि अगर आतंकवादियों पर और उनके कैंपों पर भारत अगर निशाना बनाता है तो वो युद्ध की श्रेणी में नहीं आएगा। और यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी है कि किसी देश को आतंकवाद को बढ़ावा देने की छूट नहीं दी जाती, और उसमें जो प्रभावित देश है उसको ये हक दिया जाता है कि वो उसका प्रत्युत्तर दे, उसका सामना करे। तो लेकिन उसको कई मिसाइलें हैं, जबकि ISIS के खिलाफ अमेरिका ने इस प्रकार से अटैक किया, वो उनके क्षेत्र में जाके किया। तो कई सारे उदाहरण हैं जहां पर कि ऐसा हो चुका। पहले भारत ने कोई नया नियम का जो है आगाज नहीं किया है। हाँ। ये पुराने नियम हैं और ये प्रूवन नियम है जिसमें कोई अवहेलना नहीं की गई। तो इनके इसीलिए हमने जितने भी आप देखे होंगे सभी मीडिया चैनल पर ये दिखाया जा रहा है कि कौन से टारगेट हमने अटैक किए, कहां कहां गए, क्या डैमेज हुआ है, ताकि मैसेज बड़ा क्लियर है कि हमने मात्र 9 आतंकवादी केंद्रों पर ही अटैक किए हैं, इसके अलावा कहीं भी अटैक नहीं किए। और कौन एक बात और, जो अगर कोई कोलैटरल डैमेज होता, कोई सिविलियन को चोट पहुंची होती, अभी पाकिस्तानी मीडिया हल्ला मचा रहा होता कि हमारे इतने लोग मर गए, इतने बच्चे मर गए, इतनी महिलाएं मर गई और इतने लोग मर गए। तो इस प्रकार की कोई खबर नहीं है। इसका मतलब हमें जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे उसको हमने अचीव किया, और हमने पूरे प्लानिंग के साथ ही ये हमला किया। राज्य अपनी बात पूरी कर लीजिए। और एक सवाल और कि आगे आपको क्या लगता है, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं कल भी पंचांग मैंने दिखाया था नवजोत जी लाइव के अंदर, है ना, कि भारत क्या करने वाला है। इसी यही पर एक ज्योतिष को ना वैसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान जनरली नहीं मिल पाता है या कोई ऑथेंटिक वो नहीं माना जाता है, बट ये बताना चाहता हूं कि ज्योतिष एक ऑथेंटिक शास्त्र है। जिस प्रकार वेद में कहा गया कि भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायकम, मैं कल भी पंचांग दिखा रहा था और आज भी हमारे यहाँ सेना के साहब बैठे हुए हैं और मैं दिखाना चाहता हूं पंचांग में बाकायदा स्पष्ट रूप से, मैंने कल भी दिखाया था, सुबह भी आपके कार्यक्रम में दिखा रहा था और अभी भी दिखा रहा हूं कि क्या होना है भारत की तरफ से, इसका वर्णन था। मैंने कल भी कहा था कि कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान समर्थन करेगा, हथियार देगा, हमला कराएगा, घुसपैठ कराएगा। भारत द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी हवाई कार्रवाई, ये लिखा था कि भारत के पास अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी हवाई कार्रवाई होगी। चाहे तो आप लोग भी इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। नहीं, हमने कल भी दिखाया था, आपने इसका जिक्र किया था, मुझे अभी भी याद है। 7 तारीख का भी जिक्र करके इस बात को दिखा भी रहे थे। यस, और कल मैंने 7 तारीख का भी जिक्र किया, इसीलिए मैंने 7 से ही शुरुआत की, वही कोट किया कि कल राज्य यही बैठ के 7 तारीख का जिक्र कर रहे थे और मैंने वही उसका क्योंकि मैं रीजन इस चीज पर बात कर रहा था कि भारत की दृष्टि से, क्योंकि भारत वृष लग्न के अंतर्गत माना जाता है, भारत की कर्क राशि है, और जब रात्रि को परिस्थिति क्या हो रही थी, पंचम भाव के चतुर्थ भाव के अंतर्गत इस टाइम चंद्रमा की महादशा भारत की चल रही है और उसके साथ जो अंतरदशा भी भारत की चल रही है वो सूर्य की चल रही है, और सूर्य एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत बैठे हैं, चंद्रमा सिंह राशि के अंतर्गत गोचर कर रहा था। मुझे पता था कि यह परिस्थिति भारत के लिए सबसे स्ट्रांग परिस्थिति होने वाली है, और अगर इस टाइम पर भारत कोई डिसीजन निश्चित रूप से सबसे पहले तो लेगा, और इस टाइम पर लिया गया डिसीजन किसी प्रकार से खाली जाए इसकी कोई संभावना नहीं है। सबसे पहले तो हमारी देश की सेना, हमारे देश की जो परिस्थिति है वो इतनी ताकतवर है, उसके सामने वो, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं नवजोत जी,
जितनी पाकिस्तान की सेना होगी ना, उतने तो हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सेना में भर्ती होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। समझ में आया? तो मैं ये कहूं कि वो हमसे लड़ने की सोच सकता है। तो पाकिस्तान, आप ग्रह दशा क्या बता रही, ये भी बताइए कि क्या अगला कदम पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है? पाकिस्तान ने, मैंने बार बार अपने कार्यक्रम में कहा था कि ये करके पाकिस्तान ने वो बचकाना हरकत की है, वो कायराना हरकत की है जो उसको नहीं करना चाहिए, और शायद अपनी कब्र को स्वयं खोदने का काम किया। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, रीजन है ये पाकिस्तान की कुंडली भी दिखा अगर रहे हैं। हाँ, दोनों कुंडलियों की, वही मैं बता रहा हूं, अगर दोनों कुंडलियों की बात की जाए, पाकिस्तान की जो इस टाइम दशा चल रही है वो मार्केश की चल रही है, मार्केश शुक्र की अंतरदशा, चंद्रमा की महादशा और मार्केश शुक्र की अंतरदशा इस टाइम पर चल रही है, और शनि की प्रत्यंतरदशा से गुजर रहा है। शनि जाकर के 12th हाउस में मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मैं तो क्लियरली बता रहा हूं, पाकिस्तान कहीं भी जाकर के इसके लिए रोना रोले, किसी के सामने भी गिड़गिड़ा ले, अगर एक कंट्री भी, कोई अच्छी कंट्री एक भी सपोर्ट के अंदर आ जाए तो मुझे बताइएगा। और मैं ये सत्य कहता हूं। वहीं पर अगर मैं भारत की परिस्थिति की बात करूं, भारत की चंद्रमा की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतरदशा चल रही है, सूर्य उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत मेष राशि में इस टाइम पर गोचर कर रहे हैं। हाँ। परिस्थिति इतनी स्ट्रांग है कि भारत के अगेंस्ट, एक्चुअल में तो हमने कोई इस प्रकार की कार्रवाई की ही नहीं है जिसमें कोई अगेंस्ट आकर के बात कर सके। कितनी अच्छाई है, मैं बार बार इस शब्द की बात करता हूं कि आप निहत्थों पर वार करते हो और हम मानो कि दुश्मनों पर वार नहीं, करते वो तो खैर उसका जिक्र हो। मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी, अब आपके पास आते हैं। अब हम अगर पाकिस्तान की बात करें, देखिए सुबह से हम देख रहे हैं एलओसी पर कहीं ना कहीं शेलिंग हो ही रही है। क्या पाकिस्तान का अगला स्टेप हो सकता है और किस एरिया में? हालांकि तमाम जितने भी बॉर्डर एरियाज है, चाहे वो पंजाब का एरिया हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर से लगती सीमा हो, हर जगह पर अलर्ट तो कर ही दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से जो आर्टरी फायरिंग उनकी तरफ से शुरू हो चुकी है पुंछ सेक्टर में, वो खबरों में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कवर किया जा रहा है। अब जो है बात की, जिस माध्यम से, जिस एयर मीडियम से हमने अटैक किया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान अपने जो देशवासी हैं उनको मैसेज देने के लिए उसी माध्यम का प्रयोग करेगा, और रिटेलिटरी स्ट्राइक की संभावना बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन जो हमारी तैयारियां हैं, जो हमारा एयर डिफेंस इसमें एक्टिवेटेड है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगले 12 घंटे या 24 घंटे में कोई अटैक उनकी तरफ से आ सकता है। ये मेरा आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन क्योंकि देखिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अगर उसके दिमाग में अगर ये चढ़ गया है कि मुझे करना ही है, मरता क्या नहीं करता वाली कंडीशन में मुझे आत्महत्या करनी है, तो उनका स्वागत है। नहीं, वो अपनी आवाम को भी तो दिखाना चाहेगा ना कि हम निश्चित रूप से तो वो रिएक्शन आएगा, इसमें कोई शक नहीं, रिएक्शन का आएगा, लेकिन समय की बात है। और अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर तो है ही नहीं, तो उनके लिए टारगेट्स क्या होंगे? मिलिट्री बेसिस, जहां पर कि जो सैन्य टारगेट है उन पर अटैक करेगा। तो निश्चित रूप से हमें और तेजी से ध्यान देना पड़ेगा। कोलैटरल डैमेज के लिए जो सिविल डिफेंस एक्टिवेट मॉकड्रिल किया जा रहा है, जो तैयारियां की जा रही हैं, आम लोगों से मेरी यही जो है प्रार्थना है कि वो बिल्कुल चौकन्ने रहें, पैनिक ना करें, और किसी भी जो हालत अगर गड़बड़ होती है, कोई भी चीज एक्टिवेट होती है, तो मिलजुल के उसका सामना करें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अफवाहों पर बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है कि उस पर ध्यान न दें। तो आतंक पर इंसाफ की पहचान ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने ऑपरेशन कल रात को किया और उसके बाद तमाम 9 आतंकी ठिकाने जिसको भारत ने ध्वस्त कर दिया है। और ये 9 आतंकी ठिकाने कौन से हैं? इसमें भावलपुर है, मुरीदके है, गुलपुर है, सवाई कैंप है, बिलाल कैंप है, कोटली, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप और मेमूना कैंप। ये तमाम वो कैंप्स हैं जिनको भारत ने निशाना बनाया और ये आतंकी अड्डे हैं। बिना किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाए भारत ने आतंकियों को टारगेट किया। नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नंदा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, चर्चा हम कर रहे थे, बहुत देर से आप जुड़ी हैं, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? स्थितियां कब तक तनावपूर्ण रहेंगी? पाकिस्तान की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है? आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है अभी? जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। और वंदे मातरम, जय हिंद और जय सेना। क्योंकि मैं एक फौजी बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरे घर पे लगभग सभी आर्म्ड फोर्सेस में है, और मुझे पता है कि ये कितना कठिन होता है। और जब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बोला गया, तो इन फौजियों के अंदर दिल पे क्या रहती है उस बात का, क्योंकि वो 90% ऑफ द टाइम अपनी फैमिली को पीछे छोड़ करके सरहद पर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दैट्स एन अमेजिंग सैल्यूट टू देम ऑन दिस। रही बात कि भारत का आगे क्या भविष्य रहेगा या फिर पाकिस्तान का क्या रहेगा, तो देखिए ये एक ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि मैं एयर एंडर शोज में भी इस बारे में चर्चा करी थी कि अप्रैल से लेकर के 6 जून के बीच में जब मंगल नीच का होगा और शनि राहु बहुत कम डिग्रीज में आपस में होंगे, यानी कि 5 डिग्री के अंदर अंदर होंगे, तो थोड़ा सा तहलका मचेगा पूरे विश्व में और हर जगह कुछ ना कुछ केओस होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही अस्थिर सी स्थितियां रहेंगी, धीरे धीरे स्थिरता की तरफ भी हम आगे जाएंगे।
जैसे ही 6 जून से मंगल जो है आपके लियो साइन में यानी कि सिंह राशि में आएंगे, केतु के साथ सानिध्य में आएंगे, थोड़ा एग्रेवेशन जरूर लेकर के आएंगे। प्रजा के स्थान पे, भारत की प्रजा के स्थान पर वहां पे मंगल बैठेंगे, तो प्रजा के हित के लिए कुछ एग्रेवेशन हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा सिविल राइट्स भी हो सकते हैं, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और मंगल यहाँ पे लगभग रहेंगे 2 महीने, और उसके पश्चात फिर मुझे दिखाई देता है अगस्त एंड सितंबर में। नाउ सितंबर वी आल्सो हैव अ ल्यूनर एक्लिप्स जो कि भारत पे भी पड़ रहा है, और जो कि अधिकतर जिसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो शतभिषा नक्षत्र से तो शुरू होगा, लेकिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा जो कि गुरु का नक्षत्र है, लेकिन वो थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी लेके आ सकता है, इल्यूजन लेके आ सकता है, कहीं से धोखा भी लेके आ सकता है। भारत को बहुत संभलना है। अभी जैसे पाकिस्तान बोल रहा है कि आप एस्केलेट नहीं करेंगे तो हम नहीं कोई विरोध करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। एक कहीं ना कहीं से कुछ एक हिटिंग बैक वापस आएगी, भले ही वो छोटे स्केल में हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। पाकिस्तान की जहां तक मैं बात करूं तो पाकिस्तान की लीडरशिप, उनका लग्न ही मेष राशि का है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल इस समय उनकी प्रजा के स्थान पे नीच का बैठा हुआ है, और इनके चंद्र में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र इनका महापापी है, यानी कि घोर मारक है। शुक्र महिलाओं का भी कारक होता है, और आप देखिए महिलाओं की वजह से आज पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक्स हुए हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, और हमारी बहनें जो भी हैं, जिस तरह से उनका सुहाग छीना गया, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट बना। ये कहीं पे आप देखिए उनके शुक्र की अंतरदशा और शुक्र उनका डबल मारक, तो उनकी एक विनाशकाले विपरीत बुद्धि जिसे बोलते हैं वैसी ही रही। और अभी देखिए सेग्रीगेशन पाकिस्तान के लिए काफी लोग बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान अलग होगा। अभी इस समय इमीडिएट मुझे 6-8 मंथ्स या प्रॉब्ली 1 ईयर तक का इतने इम्पैक्ट वहां पे नहीं हो रहे हैं। धीरे धीरे करके इंटरनली पाकिस्तान के लिए सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये शायद ये एक्चुअली शायद ये 7.5 के प्रभाव में आते जा रहे हैं। और जब भी शनि जो होता है एरीज के आसपास आना शुरू हो जाता है, या फिर इनकी 7.5 शुरू होती है, ये युद्ध की तरफ जाते हैं और इनकी सेना हारती है। तो ये कुछ ऐसे संयोग इनके बनते हैं वहां पे। तो पाकिस्तान के लिए इस समय थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम है, लेकिन ये थोड़ा सा समय अपना क्रॉस कर लेंगे 3-4 महीना, तो ये धीरे धीरे स्थिरता की, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अनलाइक मैंने बहुत सारे लोगों को सुना ये बोलते हुए कि पाकिस्तान का तो नेस्ता नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। कहीं से कुछ हेल्प आएगी, इंटरवेंशन आएगा। और इंडिया के लिए इस समय देखिए हमारी मंगल की महादशा सितंबर से शुरू होगी। मंगल 12वें भाव का लॉर्ड होकर के 2nd हाउस में बैठा है, यानी कि विदेश नीतियां लेकर के, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हो, टैरिफ रेट्स हो, कुछ भी हो। और 2nd हाउस क्या होता है? आपकी अर्निंग्स का, फाइनेंसेस का हाउस होता है, आपके कुटुंब का हाउस होता है, आपके नेम फेम का हाउस होता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी विल प्ले अ मेजर रोल अभी आने वाले कुछ समय में। आज की तारीख से अभी तक का बुध नीच का था, तो सबकी मति भ्रष्ट हुई थी, सबके कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल जीरो हुए हुए थे। जैसे ही अभी दोपहर से बुध जो है मेष राशि में आया, हालांकि बहुत अच्छी प्रभावशील राशि नहीं है, पर नीचता खत्म करके आगे बढ़ा है। आप देखेंगे अब डिप्लोमेसी की तरफ सब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अब जो बात होगी, अब वो बात होगी कम्युनिकेशन की, स्टेबिलिटी की, रिलेशनशिप की, क्योंकि बुध कारक होता है कम्युनिकेशन का, रिलेशनशिप का। तो ये ऐसी चीजें दिख रही हैं। ग्रहों का परिवर्तन है, 14 मई को गुरु जा रहे हैं अगेन बुध की राशि में। बिल्कुल नंदिता जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार सुमित्रा जी अब आपके पास आते हुए, नंदिता जी की कैलकुलेशन आपने सुन ली, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या कैलकुलेशन है, पाकिस्तान का क्या होगा आके? और वही सवाल कि जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, क्या उस पर कहीं उल्टा असर तो नहीं पड़ जाएगा? जी बिल्कुल। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो उनके लिए बहुत ही वोलेटाइल पीरियड है। उनके लिए राजनीतिक सुरक्षा तो है ही, उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स भी होगी और मिलिट्री एग्रेशन और आपस में बैकलैश होगी। विदेश दबाव और IMF क्राइसिस से भी वो गुजरेंगे। अगर बात करें तो राष्ट्रीय व्यवस्था पर भारी संकट आएंगे। अगर बात करें तो बलूचिस्तान और POK और जो भी ट्राइबल एरियाज है, वहाँ के जो छोटे छोटे जो अलगाववादी जो लोग हैं, वो लोग यूनाइट होंगे और पावर उनकी बढ़ेगी। अगर बात करूं उनके लिए तो मई से जुलाई तक उनके लिए कूटनीतिक दबाव भी उन पे बहुत बढ़ेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे दिसंबर ऑनवर्ड्स अगर बोलते तो इंडिया की तो आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और कूटनीतिक लाभ भी होगा हमें, और हमें विश्व समर्थन भी मिलेगा। और फाइनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के एंड से अगर आप समझे तो पाकिस्तान ये सब करने के चलते उनकी सत्ता भी पलट सकती है, वहाँ पे इमरजेंसी भी आ सकती है और आर्मी और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में आपस में रिफ्ट होंगे। अगर बात करूँ तो पाकिस्तान प्रोवोकेशन जून से अक्टूबर के बीच में वो बेमतलब के प्रोवोकेशंस में आएगा और भ्रम में आकर
वो कोई ना कोई बॉर्डर इंट्रूजन करेगा और जिसका नुकसान उन्हें सबसे ज्यादा होगा। बट इंडिया को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मंगल और गुरु के योग के कारण, तेज और स्मार्ट रिस्पॉन्स करने के कारण वो युद्ध का जो होने वाला है, जैसे युद्ध अगर होने की अगर संभावनाएं होती है उसको वो रोक पाएगा। और विस्तृत रूप से जो अगर हम बोलते कोई वार अगर होता है बड़े लेवल पे, तो बड़े लेवल पर वार नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद ही इनस्टेबल हो जाएगा। अगर आप ग्रहों की पोजीशन बोलें इंडिया की, तो आप एक देखिएगा 3 हमने एक न्यू पॉलिसीज आई, जैसे कि सबसे पहले हम जल वहां नहीं देंगे, हम हमारे एयरक्राफ्ट्स वहां नहीं उतारेंगे, हम वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब भी कहीं ना कहीं क्योंकि शनि हमारे कर्म स्थल में 10th हाउस में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एकदम जैसे बोलते हैं ना सशक्त फैसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखिए जब अगर बोलते हैं जल नीति बंद हुई तो गुरु मंगल के कारण हुई, अगर बोलते हैं हवाई क्षेत्र को हमने रोका तो वो मंगल शनि के चलते हुआ, अगर हम बात करते कि व्यापार क्यों रुका तो वो राहु शनि के चलते हुआ। अगर बात करूं चैलेंजेस इंडिया के लिए भी है जरूर, क्योंकि राहु केतु एक्सिस बॉर्डर पर अशांति को बढ़ाएगा। अगर बात करती हूँ मंगल और शनि की युति, तो मई से अगस्त तक वो टेंशन भी बढ़ाएगा। और अगर कुछ मैं बॉर्डर्स की बात करूं जो थोड़ी सी रिस्की है हमारे लिए, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है LOC, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। अगर बात करती हूँ तो पंजाब बॉर्डर में फिरोजपुर की एरिया जो है वो प्रोवोकेशंस वहाँ हो सकते हैं। अगर बात करूँ गुजरात के वाटर बॉर्डर की, तो सर क्रीक एरिया में राहु की दृष्टि के चलते इन जगहों से पाकिस्तान हम पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है दशाएं, ये आप राजी नोट कर लीजिए। 2 सवाल आपसे रहेंगे, लेकिन उससे पहले सर आपसे जवाब। अब आप यही सवाल कर रहे थे जब हम ब्रेक पर गए थे, पाकिस्तान का क्या होगा। हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, चाहे वो सिंध पंजाब का प्रांत हो, अनरेस्ट वहाँ पर है, बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, तमाम वो एरियाज है, क्योंकि अंदर खाते कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद भी तो गृह युद्ध से जूझ रहा है, तो इसका असर उल्टा उन पर भी पड़ेगा। और सुमित्रा जी तो कह रही कि सत्ता परिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है। देखिए निश्चित रूप से जो वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, और अभी नहीं काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वही कारण है वहाँ पर इन आतंकवादियों को, सेना को अपनी सीमाओं से बाहर जाने के लिए। तो जिस प्रकार से वहाँ पर जनरल मुनीर, जिनको कहा जा रहा है कि मौलाना मुनीर, क्योंकि उन्होंने ये पहलगाम का जो कहा जा रहा है कि अटैक उन्होंने ही प्लान करवाया था, और वो ISI के पहले बॉस भी रह चुके हैं, और वो कहते हैं बालाकोट वगैरह भी उन्हीं के दिमाग की उपज थी। तो वो क्या करेंगे अभी कुछ कहा नहीं आता है। हालांकि अभी तक उनका कोई बहुत ज़बरदस्त ऐलान नहीं हुआ कि वो क्या करने वाले हैं, वरना पिछले 3-4 दिन में हम देख रहे थे कि गिदड़ भभकी दी जा रही थी कि सेनाएं उनकी सबसे सेनाएं हैं और भारत का कड़ा मुकाबला करेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगी और ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी कार्रवाई चल रही है। अब महत्वपूर्ण ये है कि जब आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, लोगों को खाने पीने के लिए सामान नहीं मिल पा रहा है। हमने देखा कि रिपोर्ट था कि 4 दिन के पास उनके पास असला बचा है, एमुनेशन 4 दिन के बचे हैं। तो ऐसी और राजनीतिक उथल पुथल, आपस में पार्टियां कितनी भीतरघात चल रहा है, उनके में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है। और वहाँ के नेताओं ने कहा है कि जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं और कोई विश्व में उनके साथ नहीं है। चाइना ने भी जो है प्रतिक्रिया दी है, लेकिन वो भी उनके फेवर में नहीं दी है। तो ऐसे हालात में वो किस प्रकार से सोच सकते हैं कि भारत पर वो आक्रमण करें, और किस प्रकार से उनके आगे के भविष्य क्या होगा, ये निश्चित रूप से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो गया है, विषम परिस्थिति हो गई है कि उनके लिए आगे बढ़ना लगभग असंभव है। इसका राजनीतिक लाभ उठाते हुए विपक्षी दल उनका आ सकता है। और इमरान खान जेल में रहते हुए भी उन्होंने काफी कोशिश की अपनी पार्टी PTI को एकत्रित करने की और रोड पाने के लिए, ताकि इन सेना के प्रति और जो वर्तमान सरकार है शहबाज साहब की, उनके खिलाफ आवाज उठाने की। लेकिन निश्चित रूप से हमने अभी जो सवेरे विजुअल्स देखे कि जो मुर्दके वगैरह है वहाँ पर जो अटैक हुआ, और वहाँ के लोग जो है पिक्चर बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और वो व्हाट्सएप पर सब शेयर हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया पर सब जगह फैल रहा है। तो वहाँ के लोग भी दुखी हैं कि आखिर खाने को रोटी नहीं मिल पा रही है, किस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है, इनके बीच में उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया जीना। और POK में क्या हालत है वो आप खुद समझ सकते हैं। और इसका मूल कारण क्या है, आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना। ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तानी मूल के जो लोग हैं, वो कैसे उनका साथ दें। तो निश्चित रूप से कुछ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्या होगा ये, और एक बात और, मैं बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से TTP के जो आक्रमण उनके ऊपर हुए हैं, और अब क्योंकि भारत ने उनको यहाँ इस बॉर्डर पर उलझा दिया है, भारतीय सीमा पर, तो अब हो सकता है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से भी अटैक हो रहे हों। खबरों में नहीं आ पा रहा है कि हमारा फोकस अभी हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है। हाँ। तो अभी वहां से भी कुछ अटैक हो रहे होंगे, निश्चित रूप से कुछ अटैक हो रहे होंगे या होने वाले होंगे। यही तो हम यही उनका मौका है। और यही बात कर रहे थे कि खुद अपने, देखिए
हर तरफ से वो घिरा हुआ है, अंदर अनरेस्ट है, लगातार विरोध वहां पर हो रहा है। असर पाकिस्तान पर राजी कितना पड़ रहा है, आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? देखिए, मेरे दृष्टि से मैं ये कहूं कि पाकिस्तान पर कम असर पड़ रहा है, उसकी संभावना। पहले गीदड़ भभकी की बात हो रही थी। रामायण के अंतर्गत जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था तो राम जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल ही केवही लाग ही, एक कहाँ ही कर ही अपर, एक कर ही कहत न बाग ही। बोले एक सिर्फ गीदड़ भभकी देता रहता है, एक कहाँ ही कर ही अपर, वो कहता रहता है, गरजता नहीं है, गरजता है कभी बरसता नहीं है, लेकिन एक करता है, कहता नहीं है। तो हम शायद, पाकिस्तान शायद वो है जो गीदड़ भभकी लगातार देता रहता है, बोलता रहता है, करने लायक कुछ नहीं है। कम से कम सामने आकर के तो युद्ध करने लायक नहीं होता, क्योंकि जो सामने आकर युद्ध करने लायक होता है वो पीछे से वार नहीं करता है, निहत्तों पर वार नहीं करता है। लेकिन भारत कहता नहीं है, करके दिखाता और करने के बाद कहता है। अब अगर उसकी ग्रह परिस्थिति की बात की जाए, मैं एक बात स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस टाइम पर शुक्र की महादशा चल रही है और मार्केस को अच्छा प्लैनेट नहीं कहा गया है एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो। शुक्र पाकिस्तान के लिए द्वितेश भी है और उसके साथ सप्तमेश भी है, और शुक्र की जो परिस्थिति इस टाइम पर बनी है वो अच्छी नहीं है। तो अगर यहां पर दूसरा, शनि की प्रत्यंतर दशा इस टाइम पाकिस्तान की चल रही है और शनि इस टाइम पर मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि उसके 10th हाउस के भी स्वामी है और उसके 11th हाउस के स्वामी हैं। दोनों के स्वामी होकर के वो गोचर कर रहे हैं 12th हाउस के अंतर्गत। ये परिस्थिति बिल्कुल भी उसके लिए अनुकूल नहीं है। यहां पर वो आर्थिक रूप से भी पूरी तरह टूटता हुआ नजर आ रहा है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, 10th हाउस क्योंकि सत्ता का हाउस है, ज्योतिष में 10वें भाव को सत्ता का घर कहा गया है, तो अगर 10th हाउस का स्वामी जो शनि है वो 12th हाउस मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहा है इस टाइम और प्रत्यंतर दशा में ऑलरेडी चल रहा है, तो सत्ता परिवर्तन होना बड़ा विषय नहीं है। सत्ता परिवर्तन की परिस्थिति है। कल नवजोत जी हम इसी कार्यक्रम में बात कर रहे थे, और जब मैं भारत की दृष्टि से इस चीज की बात कर रहा था, तो क्योंकि भारत के लिए इस टाइम पर चंद्रमा की महादशा से भारत गुजर रहा है, और चंद्रमा भारत का राशि स्वामी भी है, 3rd हाउस का भी स्वामी है, और चंद्रमा सिंह राशि के अंतर्गत आज गोचर भी कर रहा है जब ये परिस्थिति की गई है। सूर्य इस टाइम पर अंतर्दशा में चल रहा है। सूर्य 4th हाउस का स्वामी है। 4th हाउस आपके सुख का हाउस होता है, 4th हाउस आपके पब्लिक का हाउस होता है, 4th हाउस आपके प्रॉपर्टी का हाउस होता है, 4th हाउस आपकी इच्छा शक्ति का हाउस है। तो अगर सूर्य अंतर्दशा के अंतर्गत चल रहे हैं और सूर्य इस टाइम पर उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, तो जो हम पीओके की बात कर रहे हैं, अगर ये युद्ध तक परिस्थिति पहुंचती है, जनरली ये जमीनी युद्ध तक परिस्थिति पहुंचे ऐसा कोई संभावना है नहीं। अच्छा। वास्तविकता में अगर मैं पाकिस्तान की परिस्थिति को देख सकता हूं, देखो अभी तक बुध नीचस्थ था और बुध कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो उस कंडीशन में उसने बेवकूफी में आकर के किया है। बुध का भी राशि परिवर्तन हो गया है, अब वो इतनी जल्दी बेवकूफी नहीं करने वाला है, ये पक्का है। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंतर्गत भारत अगर जमीनी कुछ हुआ तो भारत को और जमीन मिलने वाली है, ये पक्का है। अच्छा, यहीं से मैं यही सवाल सोच रही थी। कल नंदिता जी, देखिए आपके तमाम साथी एस्ट्रोलॉजर कुछ तो यहाँ पर मौजूद है और कुछ यहाँ नहीं, कल उनसे चर्चा हो रही थी, हमने आपको कल मिस किया। जमीन भारत को मिल सकती है, ये राज्य का कल भी प्रेडिक्शन था, और हमारे साथ यहाँ बैठे अन्य एस्ट्रोलॉजर्स का भी ये प्रेडिक्शन था कि भारत को जमीन ज्यादा मिल सकती है। और जब इसकी चर्चा आती है तो हम पीओके की तरफ नजर जाती। आपकी कैलकुलेशन क्या है? जी, मुझे नहीं लगता अभी मिलेगी। आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट। ऑल्दो मेरी प्रेयर्स रहेंगी, दुआएं रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी कि वो हमारी ज़मीन हमको वापस मिले, क्योंकि वो हमारी है ना। हमने ऐसे दी थी वो भलमनसाहत में, पर अभी इस समय नहीं आया है कि वो ज़मीन हमको वापस मिले। हाँ, पाकिस्तान का इस समय ज़रूर खराब है। शुक्र की महादशा है, शुक्र में बुध है, बुध अकारक है, बुध में कोई खास दिख नहीं रहा, और उसके बाद शुक्र में केतु आएगा, और केतु भी आपके 8th हाउस में बैठ करके कोई अच्छे फल नहीं दे रहा है यहाँ पे, और रेस्टलेसनेस लेकर के आ रहा है। तो लगभग मई 2028 तक का पाकिस्तान के लिए वैसे तो हालात ठीक नहीं है, लेकिन अभी मैं अगर देखूं कि 10 जून के बाद में वीनस में मरकरी में सूर्य आएगा। सूर्य उनके लिए बेहतर है, मूल त्रिकोण का लॉर्ड है। यहाँ से मेरे को लगता है कि इंटरनेशनली या कहीं से भी इनको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। शायद एक प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत भी शायद युद्ध को एस्केलेट नहीं करेगा। इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ भारत अग्रसर है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस समय चाहेगा कि वो बहुत ज्यादा युद्ध में जाए। हाँ, अपना पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, और आगे आप धमकाएंगे तो हम इससे भी ज्यादा पॉइंट अपना प्रूव कर सकते हैं। ये भारत ने कहा और बड़े अच्छे से बताया भी।
लेकिन ग्रहों की और दशाओं की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को इस समय राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं केवल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय बोल रही हूँ। 12वें भाव में अगर शनि राहु पड़े हुए हैं और जो इस तरह की विध्वंसकारी स्थितियां बना रहे हैं जहाँ पे इनको इंटरनेशनल एक साबोटाजिंग भी हो रही है, तो वहीं पे शुक्र भी उच्च का 12वें भाव में बैठा है, तो कहीं पे इनको कुछ एक कंट्रीज बहुत अच्छा सपोर्ट भी देंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिलेगा खाद्य प्रोडक्ट्स को लेकर के, या फिर एक बेसिक रोटी कपड़ा और मकान जिसको बोलते हैं हम, उनको लेकर के इनको एकदम से एड्स आनी शुरू होगी। और एक आई थिंक भारत भी एक लेवल पे उस चीज को अग्री करने लगेगा कि यू नो लेट देयर बी पीस। बट अगर हम इस समय बोले कि जमीन का टुकड़ा वापस मिल रहा है तो वो उतने लेवल पे तो उसमें नंदिता जी देश कौन सा हो सकता है? आज तो चाइना ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है कि अगर आतंक है तो आतंक को अपनी सरजमी पर आप पलने नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसने भारत की इस स्ट्राइक को सही भी बताया है। अमेरिका रूस पहले से ही भारत का साथ दे रहे हैं। महिला प्राइम मिनिस्टर या महिला प्रेसिडेंट्स हैं, प्लीज लुक इनटू दोज एरियाज, दोज कंट्रीज कैन एक्चुअली हेल्प। और जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी जो कि शुक्र से डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, वो सारे कंट्रीज भी हो सकता है कि पाकिस्तान को इवेंचुअली ऑन अ कंपैशनेट ग्राउंड हेल्प करने के लिए आगे बढ़े। देखिए पानी की जो नीति हमारी आई वो आई क्योंकि मीन राशि में सारा, और मैंने आई थिंक आज तक में ही ईयर एंडर शो में मैं इस बार को बोल रही थी कि भारत में देखिए अभी इस समय हम मार्च ऑनवर्ड्स लेकर के सितंबर तक का अमावास्या योग चलेगा, जिसमें कि चंद्र में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, तो एक क्लाउडेड डिसीजंस आते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि किस तरह की स्थितियां बन रही हैं या क्या रिएक्शन करें, और उसमें बहुत कूटनीति के साथ चीजों को हैंडल करना पड़ता है। मोदी जी के समय कुंडली अब मई मिड में से स्ट्रांग होती जाएगी क्योंकि उनकी बुध की अंतर्दशा आएगी, बुध उनका उच्च का है और उनको कोई झुका नहीं सकता। इससे पहले ईयर एंडर में भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस समय उनका खराब होगा, तब भी मैं बोल रही थी कि नहीं, मिड में से मोदी जी बाउंस बैक करेंगे और बहुत प्रबल तरीके से बाउंस बैक करेंगे। तो उनकी अगर कुंडली अच्छी है तो इंडिया का ऑब्वियसली, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया का, तो अपने आप ही आदरणीय मोदी जी की वजह से इंडिया का भी आगे ग्रोथ अच्छा होगा। इंडिया की खुद की कुंडली में मंगल की महादशा जैसी आएगी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा फोकल पॉइंट हो जाएगा, तो वहां पे फिर हम, मुझे नहीं लगता कि किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे एज ऑफ नाउ। वो भले ही आएगा, वो थोड़ा लेट करके आएगा क्योंकि इस समय पाकिस्तान की खुद ग्रह स्थितियां बहुत ज्यादा। नंदिता जी लौटती हूँ आपके पास। आई डोंट सी देम ब्रेकिंग आउट। ठीक है, अब ग्रुप कैप्टन निकी पांडे, एक आखिरी सवाल अब आपसे भी, क्योंकि आपने हमारे तमाम एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन सुन ली। जो सवाल आप जानना चाह रहे थे कि ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या हमें जमीन एक्स्ट्रा मिलेगी, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, इस पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुमित्रा जी ने उठाया था कि वो कौन कौन से बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर भारत को पहली बात अलर्ट रहने की जरूरत है और जिसको टारगेट पाकिस्तान कर सकता है। देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पर होता है, लेकिन हमने पूरे ही क्षेत्र को, जो हमारा पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है, हमने फोकस किया हुआ है वहाँ पर। और ऐसा नहीं कि हम अभी कर रहे हैं, इसको देखते कर रहे हैं। हमारा जो पीस टाइम जो है, हमने कोई एक्टिवेशन नहीं किया बाय द वे। हमने इसके लिए, अब एक्टिवेशन हो रहा हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो हमने कोई भी पहले एक्टिवेशन नहीं किया। नॉर्मल जो हमारे ऑपरेशन थे वो चल रहे थे, और नॉर्मल पीस टाइम ही हमारे ऐसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे ऑपरेशनल हमारे प्रिपेयर्डनेस है कि अगर कोई दुस्साहस करता है तो उसका प्रत्युत्तर दे सके। दूसरी बात, अब जब ऑलरेडी ये बात हो चुका है कि हम इतना तनावपूर्ण स्थिति में आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से हम अगले कदम की तरफ निश्चित रूप से बढ़ गए होंगे। जहां तक बात है, वो सर क्रीक की बात की उन्होंने कि वो सिर्फ गुजरात के इलाके में पहुंचता है, नेवल हमारे बेसिस एकदम तैयार हैं, वहां पर जो दूसरे जो एयर एसेट्स हैं वो भी तैयार हैं, और अगर होता है तो निश्चित रूप से प्रत्युत्तर दिया जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब जो बात मैं एक और कहना चाहूंगा, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा ग्रह कौन सा उसके साथ राशि जुड़ी हुई है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अगले 3 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत घातक हैं, क्योंकि वो कूटनीतिक तौर पर मात खा रहा है, आगे भी खाएगा जिस प्रकार से नीतियां, क्योंकि वो अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा और उनका कोई साथ नहीं देगा, तो कूटनीतिक तौर पर उनकी हार निश्चित है। और जो दूसरी बात है कि बलूचिस्तान और टीटीपी उनका क्या हल करेंगे, हो सकता है कि हम बहुत जल्द देखें कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए हैं। मेरे अनुमान से जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, अगले 2 या 3 महीने में हमें कुछ सूचना सिचुएशन आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।